हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिमानी या सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सुंदरडूंगा, मेलम, काफनी या फिर गंगोत्री? तो सही आंसर है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद। बात करते हैं गंगोत्री की, तो गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी भागीरथी के रूप में निकलती है। कहाँ से? गोमुख नामक स्थान से। और ये गोमुख नामक स्थान किस जिले में है? यह है उत्तरकाशी जिले में। गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलने के बाद यह अलकनंदा नदी में देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, जहाँ के बाद वह गंगा के रूप में जानी जाती है। ये तो बात होगी गंगोत्री की। अब बात करते हैं सुंदरडूंगा की। सुंदरडूंगा किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? सुंदरडूंगा स्थित है बागेश्वर में। और ये सुंदरडूंगा के साथ ही इसके दो भाई भी हैं वहां पर, एक पिंडारी है और एक काफनी है। मिलम हिमनद की बात करें तो मिलम हिमनद कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है और यहाँ से निकलती है गौरी गंगा नदी, जो काली नदी की सहायक नदी है। काफनी ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ से निकलती है काफनी नदी, जो किसकी सहायक नदी है? जो है पिंडारी की सहायक नदी। और पिंडारी नदी किसकी सहायक नदी है? यह है अलकनंदा की सहायक नदी, और अलकनंदा नदी आगे जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेमवती नंदन बहुगुणा, भक्त दर्शन, प्रेमलाल वैद्य या जयानंद भारती? तो इसका सही आंसर है आंसर डी, यानी जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे। यह आंदोलन 1930 के आसपास का था और इस आंदोलन में यह था कि जो शिल्पकार थे, उनके दूल्हे दुल्हन जो थे, उनको डोला पालकी में बैठने का अधिकार प्राप्त होना था। इसलिए उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक इसको आंदोलन को चलाया। उसके बाद भारती जी ने यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया, जिसका निर्णय आया फिर शिल्पकारों के पक्ष में। ठीक है, इस प्रकार से यह आंदोलन चला था, डोला पालकी आंदोलन। जयानंद भारती के जीवन से जुड़ी एक घटना इस प्रकार है कि जब उस समय का अंग्रेज गवर्नर मैकमल हैली पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर था, तो राम प्रसाद नौटियाल और उनके सहयोगियों ने यह योजना बनाई कि गवर्नर को काले झंडे दिखाए जाएंगे। इस काम के लिए जयानंद भारती को नियुक्त किया गया था। तो जयानंद भारती जी ने वहां पर गवर्नर के सामने काला ध्वज लहराया और वंदे मातरम का जय घोष किया। इसके साथ साथ कोरोना गवर्नर गो बैक के नारे लगाते हुए उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए उन्हें 1 वर्ष की सजा भी हुई थी। ठीक है, तो ये कौन थे? जयानंद भारती। इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1881 को, 17 अक्टूबर 1881 को। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल के लिए गढ़वाल शब्द कब अस्तित्व में आया था? 1815 ईस्वी में, या 1515 ईस्वी में, या 1820 ईस्वी में, या 1279 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है आंसर बी, यानी 1515 ईस्वी में गढ़वाल के लिए गढ़वाल शब्द अस्तित्व में आया था। तो ऐतिहासिक विवरण जो हमें मिलते हैं उनके अनुसार केदारखंड कई सारे किलों में या गढ़ों में विभाजित था। अलग अलग गणों के अलग अलग राजा थे। इन राजाओं के अपने अपने अधिकार क्षेत्र थे। तो जब पंवार वंश के राजा राजा अजय पाल ने गढ़वाल क्षेत्र के 52 गढ़, जिन्हें 52 गढ़ कहा जाता है, 52 के 52 गढ़ों को एक गढ़ के अधीन बनाकर एकीकृत कर दिया था और अपनी राजधानी बनाया श्रीनगर को। केदारनाथ का गढ़वाल नाम तभी से प्रचलित हुआ माना जाता है, यानी लगभग 15वीं शताब्दी के बाद ही इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अभिलेखों की बात करें तो 1600 ईस्वी में दीपचंद के ताम्रपत्र से हमें गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह का नाम उल्लेखित मिलता है। यहाँ पर गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह का नाम उल्लेखित होता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो 1640 के आसपास का रानी कर्णावती के समय का ताम्रपत्र प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त हुआ? हमें हाट गांव से प्राप्त हुआ। तो इस ताम्रपत्र में भी गढ़वाल संतान इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका अर्थ हम यह लगा सकते हैं कि लगभग 15वीं शताब्दी के बाद गढ़वाल शब्द का प्रयोग प्रचलन में आ गया था। अगला प्रश्न है कि मौलाराम कौन थे? एक कवि थे, एक चिकित्सक थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, या फिर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो इसका सही आंसर है मौलाराम एक कवि थे। मौलाराम एक कवि थे, एक प्रसिद्ध कवि और एक चित्रकार थे। और इनका जन्म हुआ था करीब 1743 ईस्वी के आसपास। मौलाराम की बात करें तो लगभग 1660 के आसपास जब दारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिकों को औरंगजेब के डर से भागना पड़ा, तो वह भागकर गढ़वाल में आया था। अपने साथ वो 2 चित्रकारों को भी लाया, जिनके नाम क्या थे? कुंवर श्यामदास और उनके पुत्र के हरिदास। ठीक है, तो के हरिदास और श्यामदास, उनके साथ 2 चित्रकार भी आए थे। तो इन्हीं के वंश में थे कौन? मौलाराम। तो केहरदास के पुत्र हुए हीरालाल, हीरालाल के पुत्र हुए मंगतराम, मंगतराम के पुत्र हुए मौलाराम। और यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक गढ़वाल राजवंश का इतिहास, जो पद्य में लिखी हुई है, इसमें इन्होंने बताया है। इसके अतिरिक्त बात करें तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने 1969 में 1969 में गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी, जहां से इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने रखा। यह तो बात हुई बैरिस्टर मुकुंदी लाल और मौलाराम की। मौलाराम की अब कुछ रचनाएं देखते हैं। गोरखाली अमल हो गया, सुदर्शन दर्शन, उसके अतिरिक्त गणराज वंश काव्य जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके अतिरिक्त आध्यात्म पर भी इनकी कई पुस्तकें लिखी गई थी, जिनमें थे दशावतार वर्णन, राम महिमा, खिज्र महिमा, देवी महिमा, इस तरह से मनमत लहरी, मनमत सागर, वैराग्य मंजरी इनकी पुस्तकें थी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के शक्ति अखबार के संस्थापक और संपादक कौन थे? हमारे ऑप्शन है राम सिंह धोनी, बद्री दत्त पांडे, प्रयाग जोशी या विक्टर मोहन जोशी। तो इसका सही आंसर है आंसर बी यानी बद्री दत्त पांडे अल्मोड़ा के शक्ति अखबार के संस्थापक और संपादक थे। शक्ति अखबार की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1918 को, और इसकी स्थापना का कारण जानने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना पड़ेगा 1913 में। तो साल 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनाए गए बद्री दत्त पांडे। तो बद्री दत्त पांडे जब संपादक बने, इन्होंने अल्मोड़ा अखबार को 1913 से 1918 के मध्य ऐसे पत्रकारिता की, ऐसे छापा, ऐसे राजनीतिक जागृति की, उनके लेखों की वजह से अल्मोड़ा अखबार से 1000 रुपए की जमानत मांगी गई और उनके व्यवस्थापक जो सदानंद सनवाल थे उनसे इस्तीफा मांगा गया। तो इस प्रकार अंग्रेजों के सामने यह अखबार बंद हो गया। तो इसके बाद बद्री दत्त पांडे ने 16 अक्टूबर 1918 को देशभक्त प्रेस की स्थापना करके शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया, और यह 1916 से लेकर 1926 तक 10 सालों तक इसका संपादन करते रहे। इसी बीच इन्होंने बागेश्वर में कुली बेगार जैसे बड़े बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया, और इसी आंदोलन के सफल नेतृत्व करने की वजह से बद्री दत्त पांडे को कुमाऊं केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमाऊं केसरी। ठीक है। बद्री दत्त पांडे की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कनखल में, हरिद्वार के कनखल में इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1882 को। 15 फरवरी 1882 को हरिद्वार के कनखल में इनका जन्म हुआ था, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी अल्मोड़ा में। इनके द्वारा 1937 में कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई, जो इनके जीवन की एक महान उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन है श्रीनगर का, उत्तरकाशी का, रुद्रप्रयाग का या फिर जोशीमठ का। तो सही आंसर है आंसर बी यानी बाड़ाहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। बाड़ाहाट तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है, तो रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? तो रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है रुद्रावत, या फिर पुनाड़ भी कहा गया है इसे प्राचीन काल में। इसके अतिरिक्त बात करें तो जोशीमठ की बात करें तो जोशीमठ को हम पहले कार्तिकेयपुर नाम से भी जानते थे। इसके अतिरिक्त श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर को पहले श्रीपुर या श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अभी का श्रीनगर जो हिस्सा है श्रीपुर और श्री क्षेत्र, उससे काफी बड़ा हिस्सा था, उसे श्रीपुर या श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और बाड़ाहाट शब्द का अर्थ देखें तो बाड़ाहाट का मतलब होता है बड़ा बाजार। अगला प्रश्न है कि नैनीताल के राजभवन की स्थापना कब की गई? 1860 में की गई, 1875 में की गई, 1897 में की गई या फिर 1890 में की गई। तो इसका सही आंसर है आंसर सी यानी नैनीताल के राजभवन की स्थापना की गई थी 1897 में। नैनीताल राजभवन की बात करें तो यह इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस की तर्ज पर बना है। इसके अतिरिक्त यह गॉथिक शैली का बना है और यह ई आकार में बना हुआ है। इसका डिजाइन फ्रेडरिक विलियम स्टीवन द्वारा किया गया था, और ये वही डिजाइनर थे जिन्होंने मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है उसका डिजाइन किया था, जो उस समय विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। और इस राजभवन के अंदर गुरुद्वारे को बनाने की अनुमति दी गई थी, इस वजह से यह नैनीताल का पहला गुरुद्वारा भी कहा जाएगा, और इसे 1994 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है हरगोविंद पंत को, या पंडित बद्रीदत्त पांडे को, या फिर कालू महारा को, या फिर मोहन सिंह मेहता को। तो सही आंसर है आंसर बी यानी पंडित बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, दोबारा देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1882 को। 15 फरवरी 1882 को हरिद्वार के कनखल में, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई थी। इन्होंने कुली बेगार आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था, इस वजह से इन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है? चौफला नृत्य, झुमेला नृत्य, छोलिया नृत्य या गिद्धा नृत्य। तो सही आंसर है आंसर डी यानी गिद्धा नृत्य उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है। तो गिद्धा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? यह है पंजाब का लोक नृत्य, और यह जो है एक महिला प्रधान नृत्य है, जिसका गायन किया जाता है और महिलाओं द्वारा इसका परफॉर्मेंस किया जाता है। इसके अतिरिक्त चौफला नृत्य की बात करें तो चौफला का मतलब क्या होता है? चौफला मतलब चौफला यानी चारों तरफ वातावरण प्रफुल्लित है। इसके बारे में यह मान्यता है कि इस नृत्य को माता पार्वती अपनी सखियों के साथ हिमालय के पुष्प वाले मैदानों पर करती थी। और चौफला नृत्य में क्या होता है? स्त्री और पुरुष जो है एक वृत्ताकार बना लेते हैं और कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर नृत्य करते हैं। इसके अतिरिक्त अगला है झुमेला नृत्य। झुमेला नृत्य जो है यह भी एक सामूहिक टाइप का नृत्य है, और यह जो है बिना वाद्य यंत्रों के होता है। ठीक है, ये होता है दीपावली और कार्तिक के महीने में किया जाता है रात में। इसका नाम ही झुमेला नृत्य है, यानी जो गाने की पंक्तियां हैं उसके लास्ट में अंत में इसमें नृत्य की तरह झूमने की भावना की बात की गई है। अगला नृत्य है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य जो है कुमाऊं का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है, और इसमें जो है युद्ध जैसे सैनिक युद्ध करते हैं उसी तरह से उसी की नकल की जाती है। इसका नाम छोलिया नृत्य है, तो इसका मतलब यह भी निकाला जाता है कि इसमें सैनिकों के दांव पेचों की नकल की जाती है, इस वजह से इसका नाम छोलिया नृत्य है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं गोरखा शासन के अधीन कब आया? हमारे ऑप्शन है 1790 में, 1815 में, 1810 में या फिर 1804 में।
तो इसका सही आंसर है आंसर ए, यानी 1790 में कुमाऊं गोरखा शासन के अधीन आ गया था। और गोरखा जो है नेपाल के थे और उन्होंने चंद शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर 1790 ईस्वी में 1790 ईस्वी में एक छोटा सा युद्ध करके अल्मोड़ा को अपने अधिकार में ले लिया। और कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद फिर इन्होंने 1790 में कुमाऊं पर अधिकार किया, फिर 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो हार गए अगले साल ही। और इसके बाद उन्होंने 1803 में फिर से गढ़वाल पर आक्रमण किया और इस बार वो सफल हो गए, क्योंकि गढ़वाल में उस समय भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप हो रखा था। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि जब गोरखा ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो उस समय कुमाऊं का शासक कौन था? तो सही आंसर है चंद राजा महेंद्र चंद उस समय कुमाऊं के शासक थे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।